हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक चल रहा था, यूनिट हमारी जो गैसियस स्टेट चल रही थी उसी की चर्चा करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर गैसियस स्टेट्स। इससे पहले ही क्लास में हमने वान डेर वाल्स समीकरण के बारे में देख लिया था और वान डेर वाल्स समीकरण से जो समतापी वक्र बन रहे थे, जो वक्र बनाए थे हमने, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इससे पहले हमने अनुगति समीकरण देख ली, आइडियल गैस देख ली और आइडियल गैस के जो नियम थे उन तीनों नियमों को अनुगति समीकरण से हमने डेरिवेट कर लिया था। उसी के साथ हमने जो थे आइडियल गैस या हम बोल सकते हैं समतापी वक्र जो देखे थे, एक तो वास्तविक गैसों के लिए देख ली, जो आइडियल गैस थे उनके बारे में देख लिए थे, दूसरे वान डेर वाल्स समीकरण के बारे में भी हमने देख लिए थे। उन्हीं की हमने चर्चा की थी। उनमें हमने देखा था कि 31 जो टेम्परेचर है वहाँ पे क्या करता है, कोई पॉइंट है वो निश्चित हो जाता है, ठीक है, या मतलब बॉयल जो है या हम बोल सकते हैं जो गैस और द्रव्य है वो क्या हो जाती है, साथ साथ में आ जाती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसी गैसियस स्टेट में वान डेर वाल्स समीकरण की सीमाओं की। वान डेर वाल्स समीकरण की सीमाएं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वान डेर वाल्स जो इक्वेशन है, वान डेर वाल्स समीकरण है, उसकी क्या क्या सीमाएं रह गई थी या कौन कौन सी सीमाएं थी, हम बोल सकते हैं वो कहाँ तक, उसकी लिमिटेशन क्या थी, वो कहाँ तक काम कर पाया था, उसी की हम चर्चा करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने जो फर्स्ट सीमा है, फर्स्ट इसकी जो हम बोल सकते हैं कि वो देखिए सीमाओं की में, तो फर्स्ट सीमा की बात करें तो हमने देखा है इसके जो क्या है, ए और बी दो नियम थे, क्रांतिक नियम थे इनके, क्रांतिक स्थिरांक जो बोलते थे इनको, ये क्या थे, स्थिरांक थे। तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों स्थिरांकों पर किसका इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का। वान डेर वाल्स समीकरण के दोनों स्थिरांक ए एंड बी दोनों पर क्या पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ए एंड बी के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। माना कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए और बी क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू शो कर रहे हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू शो कर रहे हैं। कहने का मतलब वान डेर वाल्स स्थिरांक जो है ए और बी वो क्या करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करते। टेम्परेचर क्या करते हैं, इसको ऊपर इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर इसके मानों पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। जिस प्रकार से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ए और बी के मान भी क्या होते जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये इसकी क्या थी, फर्स्ट सीमा थी कि जो वान डेर वाल्स इक्वेशन में जो स्थिरांक थे वो क्या है, निरपेक्ष नहीं है, मतलब सही एकदम सही नहीं है। उनके मान क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ये स्थिरांक भी चेंज होते जाएंगे। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई इसकी। सेकेंड लिमिटेशन की हम बात करें, उच्च दाब प्रेशर क्या हो, हाई, तथा निम्न ताप क्या कहेंगे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर ये वान डेर वाल्स समीकरण क्या कर देती है, डिफेक्ट उत्पन्न कर देती है। इनमें क्या जाती है, त्रुटि। तो इसको क्या कहेंगे, डिफेक्ट। दोबारा देख लीजिए, उच्च दाब या हम क्या कह सकते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर जो हमारी इक्वेशन है वान डेर वाल्स समीकरण, उसमें क्या हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, त्रुटि आ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उच्च दाब तथा निम्न ताप पर ये समीकरण क्या हो जाती है, त्रुटिपूर्ण हो जाती है, या मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। थर्ड लिमिटेशन की हम बात करें, कि प्रायोगिक समतापी वक्र, प्रायोगिक जो समतापी वक्र हमने देखे थे आइसोथर्म, प्रायोगिक मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट करके जो समतापी वक्र निकाले थे वो, और वो क्या है, वान डेर वाल्स समीकरण के जो समतापी वक्र हैं, वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र एक दूसरे से क्या है, या इनमें क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, ये एक दूसरे के
समान नहीं होते। क्यों नहीं होते? प्रायोगिक समतापी वक्र वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्रों के समान नहीं होते। इनमें क्या होता है? डिफरेंट होता है, या एक दूसरे से ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो ये क्या थी? इसकी थर्ड लिमिटेशन थी। प्रायोगिक समतापी वक्र जो हमने प्रयोग से निकालते वो, और वान डेर वाल्स समीकरण के जो समतापी वक्र है वो एक दूसरे के क्या होंगे? समान नहीं होंगे, एक दूसरे के समान नहीं होंगे, सतत नहीं होंगे। फोर हम बात करें बोयल ताप और प्रायोगिक टेम्परेचर वान डेर वाल्स समीकरण का। क्या कह रहा है? बोयल ताप जो है, बोयल का जो नियम था उसके अंदर हमने टेम्परेचर देखा था, वो भी इस वान डेर वाल्स समीकरण में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वान डेर वाल्स समीकरण में चेंज होता रहता है। तो देखिए बोयल का ताप हमने देख लिया, प्रायोगिक समतापी वक्र और वान डेर वाल्स समीकरण के जो समतापी वक्र थे वो भी क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, वो हमने देख लिया। फिर आगे हम बात करें उच्च दाब तथा निम्न ताप पर ये समीकरण क्या हो जाती है? इनमें कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, त्रुटि आ जाती है। और हमने देखा जो वान डेर वाल्स समीकरण के जो स्थिरांक थे ए एंड बी, दोनों स्थिरांक थे, इन दोनों स्थिरांक पर क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ए और बी जो कांस्टेंट थे, स्थिरांक थे, उनकी वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। और इसी के साथ हम लास्ट पॉइंट हम देखें, जो क्रांतिक स्थिरांक है हमारे, जो क्रांतिक स्थिरांक है उनके मान भी क्या होते रहते हैं? चेंज। वो तो हमने देख लिया है टेम्परेचर में। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके जो गैसों के मॉलिक्यूल हैं, अगर डिफरेंट टाइप की गैस लेंगे तो ये जो मान है, जो वैल्यू है ए और बी स्थिरांक की, वो भी क्या होगी? चेंज होगी। ये 5 इसकी क्या है? लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन की हम बात करें तो ए और बी क्या है? वान डेर वाल्स स्थिरांक है। ये हमने वान डेर वाल्स इक्वेशन के अंदर देख लिए थे। वान डेर वाल्स इक्वेशन के हमने अंदर देखा कि ये दोनों स्थिरांक है, तो ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे थे? सॉरी, ये किस पर डिपेंड नहीं करेंगे? टेम्परेचर पर। क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ये ए और बी की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। माना अगर किसी टेम्परेचर पर ए और बी की वैल्यू अलग है तो दूसरे टेम्परेचर पर इसकी ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि चेंज होती जाएगी। अगर इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, अगर ए और बी की वैल्यू 10 है, माना ए और बी की दोनों की वैल्यू क्या है? 10 है, तो हम चाहे टेम्परेचर को कितना ही बढ़ा लें, इसकी वैल्यू क्या रहती? 10 ही रहती। तब तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता टेम्परेचर का। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? इसकी लिमिटेशन क्या कहती है कि ए और बी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड, जो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, या घटाएंगे तो घटती जाएगी। कहने का मतलब ए और बी की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है अलग अलग टेम्परेचर पर। सेकेंड हमने बात की उच्च दाब तथा निम्न ताप पर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर इस समीकरण या इस इक्वेशन के अंदर क्या आ जाती है? कोई त्रुटि आ जाती है, कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। थर्ड हमने बात की प्रायोगिक समतापी वक्र। समतापी वक्र हमने देखे थे किस प्रकार से थे। एक नॉर्मल आइडियल गैस की बात करें तो समतापी वक्र ये था, और अगर हम वान डेर वाल्स समीकरण के लिए हमने देखे थे तो वो इस प्रकार से थे। इस प्रकार से हमने समतापी वक्र देख लिए थे। इनको पढ़ने के लिए इससे पीछे ही जो क्लास हुई थी उसके अंदर आप देख सकते हो वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र थे, या आइसोथर्मो वान डेर वाल्स इक्वेशन थी। तो यह इस प्रकार के हमें क्या मिले? समतापी वक्र। तो प्रायोगिक समतापी वक्र और वान डेर वाल्स गैस के जो समतापी वक्र हैं वो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, सतत नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करें बोयल का जो नियम है वो क्या होता है? प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में क्या है? अलग अलग है। बोयल जो ताप है, बोयल टेम्परेचर, वो प्रायोगिक मान और वान डेर वाल्स इक्वेशन का जो सैद्धांतिक मान है वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ का हम बोल सकते हैं कि दोनों के टेम्परेचर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि बोयल टेम्परेचर खुद का अपना टेम्परेचर जो है वो अलग होता है, प्रायोगिक है। और अगर वान डेर वाल्स इक्वेशन का सैद्धांतिक मान देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो वो क्या होगा? अलग। तो कहने का मतलब बोल सकते हैं बोयल टेम्परेचर ये क्या करता है? प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने ये 5 टाइप की जो लिमिटेशन है वो देख ली। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वान डेर वाल्स समीकरण की जो लिमिटेशन है, इक्वेशन माए हैं, उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या बहुत ईजी क्वेश्चन है,
आराम से कर लोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आणविक वेगों की गणना। आगे हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। आणविक वेगों की गणना देखनी है हमें। देखिए आणविक वेगों की गणना देखें तो उसके लिए हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे। आणविक वेगों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये क्या है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी हम चर्चा करें। आणविक वेगों की गणना करें उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है प्रायिकता वेग, इसको हम शो करेंगे अल्फा से। सेकेंड हम बात करें औसत वेग, इसको हम शो करेंगे सी बार से। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ग माध्य मूल वेग, इसको हम शो करेंगे सी से। तो ये 3 टाइप के क्या है वेग है। आणविक वेगों की गणना करें तो इन तीनों टाइप की वेगों की हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रायिकता वेग, औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। इन सबको किससे शो करते हैं। प्रायिकता वेग को अल्फा से, औसत वेग को सी जो ये बार है उससे, और वर्ग माध्य मूल वेग को हम शो करते हैं केवल सी से। या हम बोल सकते हैं सी क्या है वर्ग माध्य मूल वेग है। और ये वर्ग माध्य मूल वेग हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने अणुगति समीकरण के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे इसी वर्ग माध्य मूल वेग की। सबसे पहले आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग की चर्चा करेंगे कि वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं। अब देखिए वर्ग माध्य मूल वेग है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें वेग कौन सा आएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम बात करें, सबसे पहले हम क्या लेंगे, गैसीय स्टेट पढ़ रहे हैं तो गैसों के अणु लेंगे। गैसीय स्टेट पढ़ रहे हैं तो क्या लेंगे, गैसों के अणु लेंगे। और अणुओं के वेग, अणु होगा तो उसका क्या होगा, वेग होगा। और इसको हम शो कर रहे हैं सी से। अणुओं के वेग के वर्गों के औसत वर्गमूल, वर्गों के औसत वर्गमूल। देखिए वर्ग माध्य मूल वेग क्या कहलाता है, पढ़ रहे हैं हम वर्ग माध्य मूल वेग पढ़ रहे हैं आणविक वेगों में। तो अणुओं का क्या होगा, वेग होगा। किस में पढ़ रहे हैं, गैसीय स्टेट में। तो हम ये पढ़ रहे हैं जो किस कौन से गैसों कौन से अणुओं का मॉलिक्यूल है, ये गैसीय अणुओं का। तो देखिए अणुओं के वेग के, अणुओं के वेग के, अणु जब चलेगा तो उसका वेग, और उसी वेग के वर्ग के, उसी वेग के वर्ग के औसत वर्गमूल क्या कहलाता है, ये सी कहलाता है। सी क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग। दोबारा देख लीजिए, अणुओं के वेग के वर्गों के औसत वर्गमूल क्या कहलाता है, सी कहलाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। और इसी वर्ग माध्य मूल वेग को किससे शो किया जाता है, इस सी से किया जाता है। इसी वर्ग माध्य मूल वेग को किससे शो करते हैं, सी से शो करते हैं। अब इस वर्ग माध्य मूल वेग को हम सी से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर n अणु हो, तो गैस, किसी गैस की हम बात कर रहे हैं, उस गैस के क्या हो, n अणु हो, तो गैस के क्या हो, n अणु, तो हम बोल सकते हैं माना गैस के क्या है, n अणु है। तो C इक्वल्स टू क्या हो गई, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट Cn।
ये सारे किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में। और कितने अणु हैं, n अणु। तो C की हम बात करें तो वर्ग माध्य मूल वेग क्या हो गया, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, Cn तक हो गया, क्योंकि हमने क्या लिया है, n अणु लिए हैं। n अणु लिए हैं तो ये क्या आ गई, n अणु। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डे Cn तक चला, अपोन में क्या हो गए, n अणु। तो टोटल अणुओं का क्या हो गया, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमने बात कर ली वर्ग माध्य मूल वेग में, इसकी डेफिनेशन देख ली और माना कि n अणु हो तो ये समीकरण आ गई C की। ठीक है, अब आगे हम बात करें अगर अणुगति समीकरण से इसको काम में ले, अणुगति समीकरण में, तो यहां देख लीजिए इसको कहते हैं C। यहां हम चर्चा करते हैं अणुगति समीकरण की। ठीक है, अणुगति समीकरण से क्या निकालना है, हमें C निकालना है। अणुगति समीकरण से हमें क्या निकालना है, C निकालना है। तो अणुगति समीकरण क्या होती है, PV बराबर 1/3 mn/c²। ये समीकरण थी। यहां से आगे हम बात करें इस C की वैल्यू निकालें, C = क्या आएगा, 3PV/mn। और यहां से हम निकाल देंगे रूट। यहाँ से हमने क्या निकाला, इसका रूट कर दिया। कहने का मतलब यहाँ से हमने क्या निकाला है, इसको रूट में कन्वर्ट किया है। अब इस C क्या था, वेग था। ये वहाँ भी वर्ग माध्य मूल वेग था अणुगति समीकरण में, और यहाँ भी C की वैल्यू आ गई 3PV/mn। अब आगे हमें चर्चा करूँ कि mn को हमने वहाँ पे क्या लिखा था, जो स्मॉल m है ना, mn बराबर हो जाता है कैपिटल M। अगर मैं इस mn को क्या कर लूँ, कैपिटल M में कन्वर्ट करूँ, तो C = 3PV/M। 3PV/M। अब अगर हम बात करें V/M इंटू क्या हो गया, D आ गया, तो यहां से क्या लिखेंगे, C = 3P/D। 3P/D आ गई। अब देखिए यहां तक तो आ गया। अब PV बराबर हम क्या देख सकते हैं, RT। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3RT/M। 3RT/M। अब यहां से हम बात करें RT/M आया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां से हम 3 का क्या होता है 1.7, 3 को क्या लिखते हैं 1.7 लिखते हैं। 1.7 लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं यहां से हमारे पास क्या आ गया, क्या बच गया, इस 3 को बाहर निकाल दिया, रूट RT/M आ गया। कहने का मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट था। यहां से हम C की वैल्यू निकालें तो ये C बराबर क्या हो गई 1.7 RT/M आ गया। तो यहां से 1.7 की वैल्यू बाहर निकल गई और जो अणुगति समीकरण थी वहां से हमारे पास क्या आ गया, इससे C की वैल्यू आ गई वर्ग माध्य मूल वेग की। तो ये क्या है, आणविक वेगों की गणना का एक फर्स्ट पॉइंट था, वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको लिखते हैं C से। वर्ग माध्य मूल वेग को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, तो अणुओं के वेग के वर्गों, अणुओं के वेग के वर्गों के औसत वर्गमूल, वर्गों के औसत वर्गमूल, ये वर्ग हो गई, और वर्गों का औसत वर्गमूल क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग है, जिसको हमने C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर और Cn से शो किया अपॉन n, और वर्गों के वर्गमूल है तो वर्गों के वर्गमूल C आ गया। ठीक है, कब, जब हमने क्या लिए हैं, n अणु लिए हैं। किसी भी मॉलिक्यूल, गैस का जो मॉलिक्यूल था उसके कितने अणु हैं, n अणु, तो माना गैस के n अणु हो तो ये हमने ले लिया n अणु होने पर। फिर आगे हम बात करें जो इस C की वैल्यू है वो हम किससे निकाल सकते हैं, अणुगति समीकरण से निकाल सकते हैं। अणुगति समीकरण के अंदर भी हमने देखा था कि जिस पात्र में हम गैस को ले रहे हैं वो कौन से वेग से चलता है, वर्ग माध्य मूल वेग से चलता है। उसको हमने किससे शो किया था, इसी C से शो किया था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अणुगति समीकरण क्या थी, PV बराबर 1/3 mn/c²। ये हमारी क्या थी, अणुगति समीकरण थी। अब यहाँ से अगर इस C की वैल्यू निकालनी है तो C इधर यहाँ पे और रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा, तो C 3PV/mn। PV क्या चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई ऊपर, और mn चला जाएगा नीचे, तो 3PV/mn। अब यहाँ से हम बात करें तो हमने अणुगति समीकरण के अंदर भी देखा था कि mn को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, क्योंकि n क्या है, n मॉलिक्यूल है।
ठीक है। गैस के n मॉलिक्यूल हैं तो m n बराबर क्या हो गया कैपिटल M, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 3pv अपॉन कैपिटल M। यहाँ से v अपॉन m क्या हो जाता है d हो जाता है, v अपॉन m क्या हो गया d, तो क्या लिखेंगे 3p अपॉन d और रूट का रूट है। फिर आगे हम बात करें कि इस pv की जगह क्या लिख दूं मैं rt, क्योंकि pv बराबर rt होता है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, pv बराबर rt जब क्या हो गैस का 1 मोल हो। यहां हमने देखा था गैस के n मोल है, अब हम देख रहे हैं गैस का 1 मोल हो, तो pv बराबर m यहां तक तो आ गया। अब हम बात करेंगे गैस का 1 मोल हो, तो इस इक्वेशन को तो हम कह सकते हैं ये क्या है n मोलों के लिए थी। अब हम बात करें गैस का 1 मोल हो तो pv की जगह क्या लिख देंगे rt लिख देंगे, pv की जगह क्या लिखेंगे rt, और rt बराबर क्या हो गया m, rt अपॉन m हो गया। तो 1/3 RT m था तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3 RT अपॉन m, और 3 RT अपॉन m है तो यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू 1.7, और यहाँ से आगे हम बात कर सकते हैं RT अपॉन m, और ये किस में आ जाएगी रूट में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C इक्वल्स टू RT अपॉन m और 1.7 यहाँ बाहर। तो ये तो क्या हो गई 1 मोल के लिए वर्ग माध्यम मूल वेग, और ये क्या हो गई n मोल के लिए वर्ग माध्य मूल वेग। तो यहाँ से इस वर्ग माध्य मूल वेग जो आणविक वेगों की गणना थी वहाँ पे हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी 1.7 3 RT अपॉन m, एक आई 3 p अपॉन d, ये 2 इक्वेशन आई। 3p अपॉन d दोनों ही क्या है रूट में, क्योंकि वर्ग माध्य मूल वेग क्या कहलाता है औसत वर्गों के वर्गमूल, औसत वर्गमूल कहलाता है। तो इन टोटल का वर्गमूल क्या कहलाएगा वर्ग माध्य मूल वेग। तो ये तो हम बोल सकते हैं किसके लिए है n मोलों के लिए, और ये किसके लिए है 1 मोल के लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 मोल कोई गैस का मॉलिक्यूल दे दिया और उसके लिए हमें क्या करनी है वर्ग माध्य मूल वेग की गणना करनी है। कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उसको पूछ लिया जाता है कि वर्ग माध्य मूल वेग निकालो। अब हमें देखना है कि जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है वो 1 मोल है या n मोल है। अगर 1 मोल है तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, और n मोल है तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है और डी की वैल्यू हम शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास आयतन और मॉलिक्यूल जो द्रव्यमान दे रखा है तो इसके ऊपर वाली जो इक्वेशन है वहाँ से हम शो कर सकते हैं। तो आणविक वेगों की गणना का जो फर्स्ट पॉइंट था वर्ग माध्य मूल वेग वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है औसत वेग। औसत वेग का मतलब टोटल वेग कितना है। कहीं माना कहीं से दूरी चली और वो कहाँ तक खत्म हुई, जैसे कि ए से लेके वो बी तक चला, और ए से लेके बी तक चला, या हम बात करें ए इधर चला और बी इधर चला, तो दोनों ने कितनी दूरी को तय किया है वो क्या कहलाती है उसकी औसत कहलाती है। या दोनों ने जो जहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉमन जो है उसी को हम कहते हैं औसत दूरी। दोनों की जो इक्वल अमाउंट आ जाएगी, इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, वो क्या कहलाएगी उसका औसत वेग कहलाएगा। वो कौन से वेग से जा रहे थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।